Hey everyone, this is Prabhav. Today I am here to share few moments with you to celebrate the victory of कारगिल वॉर। कारगिल वॉर को हुए आज 24 साल पूरे हुए हैं। इस अनफॉर्चुनेट वॉर में भारत ने करीब 550 बहादुर जवान खोए थे और 13,000 से ऊपर घायल हुए थे। पर इन्हीं 550 जवानों की वजह से हमने पूरी दुनिया में मिसाल कायम की थी और इन्हीं शहीदों की वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। वो बात अलग है कि इन शहीदों ने जिस देश की शांति और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, आज हम में से मेजॉरिटी लोगों ने अपने टॉक्सिक माइंडसेट की वजह से उसका मजाक बनाकर रख दिया है। खैर, मैं यहाँ कोई उपदेश देने नहीं, कारगिल युद्ध की वीर गाथा सुनाने आया हूँ। थोड़ा डिटेल में, थोड़ी आसान भाषा में। उन्नीस में सफलतापूर्वक न्यूक्लियर यानी परमाणु परीक्षण के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश बन गए थे। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्हें अच्छे से पता था कि 2 परमाणु संपन्न देश का युद्ध मानवता के लिए भयंकर त्रासदी साबित हो सकता है। कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी 21 फरवरी 1999 को एक स्पेशल बस से दिल्ली से लाहौर तक जाते हैं और इसी दिन 21 फरवरी 1999 को लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन होता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में लाहौर में 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दौरान एक कविता भी पढ़ी थी जिसका नाम था हम जंग ना होने देंगे। इसके 3 महीने बाद 2 मई 1999 को जब बटालिक रीजन में रहने वाले एक चरवाहे मतलब शेफर्ड की एक याक खो जाती है, तो वो अपने दोस्त के साथ अपनी याक को ढूंढने निकल पड़ता है। इस चरवाहे का नाम था ताशी नामग्याल। अपनी दूरबीन से वो अपनी याक को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें कुछ अजीब सा दिखा। उन्होंने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग बंकर्स बना रहे हैं। मेरे को 6 आदमी नजर आई है। कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डोल रहा था, बर्फ। तो उन्हें ये सब अजीब लगा क्योंकि बंकर्स बनाने वालों की दाढ़ी थी और उससे लग रहा था कि ये एलओसी के अगली साइड से हैं, मतलब पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो ताशी नामग्याल ने समझदारी दिखाई और अपने पास के आर्मी की एक पोस्ट पर पहुंचे और वहां उन्होंने ये जानकारी दी। दरअसल भारत और पाकिस्तान में 1971 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था जिसे साइन किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये था कि दोनों देशों में से कोई भी एलओसी को पार नहीं करेगा। उसके अलावा जैसे कि कारगिल रीजन में बहुत ठंड पड़ती है, -30 -40 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है, उस वजह से अक्टूबर महीने में इंडियन सोल्जर्स भी अपने बंकर से लौट कर आ जाते हैं और उधर पाकिस्तानी सोल्जर्स भी पीछे चले जाते हैं। बट इस बार
पाकिस्तान की तरफ से प्लान कुछ और था। वैसे पाकिस्तान के पीएम भले ही नवाज शरीफ थे, पर मिलिट्री की पावर वहां के जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। तो परवेज मुशर्रफ ने एक प्लान बनाया भारत में घुसपैठ करने का, जिसका नाम दिया ऑपरेशन बद्र। प्लान उनका ये था कि वो 4 एरियाज को कैप्चर करेंगे जो कि कारगिल के अंडर आती हैं, मुस्को, द्रास, काकसर और बटालिक। बिकॉज इन एरियाज को कैप्चर करने के बाद नेशनल हाईवे 1 ये अपने कब्जे में ले लेंगे, जिस वजह से सियाचिन का एरिया इंडिया से कट ऑफ हो जाएगा और पाकिस्तान अपना कब्जा जमा लेगा। पाकिस्तान ने इस प्लान के लिए करीब 1,500 सोल्जर डिप्लॉय कर दिए। तो 2 मई को जब चरवाहे ताशी नामग्याल ने आर्मी को रिपोर्ट किया, तो आर्मी की पेट्रोलिंग टीम के 5 जवान 5 मई को पेट्रोलिंग के मकसद से गए, जहां उन्हें चारों तरफ से घेरकर मार दिया गया। उसके बाद 9 मई 1999 को हद तब हो गई जब कारगिल में सिचुएटेड आर्मी की एम्यूनेशन, मतलब जहां पर आर्मी का पूरा असला बारूद रखा था, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने तोप के गोले दाग दिए। वहां करीब 127 करोड़ का असला बारूद रखा था, जो एक झटके में खत्म हो गया। उसके बाद 19 मई को ऑफिशियली इंडियन आर्मी का ऑपरेशन विजय स्टार्ट हुआ और ऑफिशियली वॉर भी इसी दिन से स्टार्ट हुआ। हजारों सैनिकों को कारगिल सेक्टर में मोबिलाइज किया गया। उस समय के चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी पहाड़ों की ऊंचाई पर थी और 140 इंडियन पोस्ट पे इसने कब्जा भी कर लिया था, तो इंडियन सोल्जर्स को ये युद्ध पहाड़ों पर चढ़ चढ़कर लड़ना था, जो कि शुरू से ही बहुत मुश्किल लग रहा था। ऑब्वियसली ऊपर से बैठा कोई भी आसानी से नीचे अटैक कर सकता था, सब पर नजर भी रख सकता था, और पाकिस्तान को जो ये ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिला था, उससे पाकिस्तान को शुरुआती सफलता भी हासिल हुई थी। पर इंडिया की तरफ से टर्निंग पॉइंट रहा बोफोर्स कैनन, यानी बोफोर्स तोप। इस तोप ने पाकिस्तानी आर्मी की बैंड बजाकर रख दी। जांबाज सैनिकों के आगे पाकिस्तान के मंसूबों की कोई औकात नहीं। इस पूरे प्रकरण में भारत ने आर्थिक सुदृढ़ता का परचम लहराकर भी पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने ही होंगे। इन सब के अलावा भी इंडियन आर्मी की मुश्किल वहां के टेम्परेचर ने बढ़ाई, जो कि काफी कम था, माइनस में चल रहा था, जिससे इंडियन सोल्जर्स को चढ़ाई करते हुए लड़ाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इवन चढ़ाई करते टाइम उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था। लेकिन वो इंडियन आर्मी की एक मशहूर कहावत है ना कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। उन्होंने 26 मई को अपना ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया, जिसका मकसद पाकिस्तानियों को भारतीय सरहद के उस पार निकालने का था। पर अगले ही दिन 27 मई 1999 का दिन इंडियन एयरफोर्स के लिए ब्लैक डे साबित हुआ, बिकॉज 27 मई को एक MiG-27 उड़ा, जिसके पायलट नचिकेत थे। हाई एल्टीट्यूड की वजह से प्लेन में खराबी आ गई और MiG-27 LOC के उस पार क्रैश हो गया। जब काफ़ी टाइम तक MiG-27 रडार से गायब रहा, तो उसके सर्च में अजय आलूवालिया अपने प्लेन से उसे ढूंढने निकले। वो थोड़े नीचे उड़ रहे थे ताकि वो नचिकेत वाले MiG-27 को ढूंढ सकें, पर तब तक पाकिस्तानी आर्मी ने स्टिंगर मिसाइल से उनके प्लेन पर अटैक कर दिया, जिसके चलते अजय आलूवालिया ने अपनी सीट इजेक्ट करके पैराशूट ओपन कर लिया, पर पाकिस्तानी आर्मी ने उन पर मशीन गन से फायरिंग कर दी। कहा जाता है कि उन पर इतना बुरा अटैक किया कि आसमान से अजय आलूवालिया सर की बॉडी के पीसेस आकर गिरे जमीन पे। बाद में पता चला कि नचिकेत को पाकिस्तानी आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिन्हें बाद में डिप्लोमेसी की वजह से पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। 27 को शाम को 4 बजे जब स्टेशन कमांडर यूनिफॉर्म में मेरे पास आए, तो मुझे लगा कि अब कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है इसमें, क्योंकि जनरली कोई भी सीनियर ऑफिसर आपके घर में यूनिफॉर्म में नहीं आता। यूनिफॉर्म में होने का मतलब ये कि कोई गलत न्यूज़ आ रही है आपके पास। तो जब मैंने उनको देखा तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों आए हो? तो ही सेड कि आहूजा हैज़ इजेक्टेड एंड ही इज़ मिसिंग।
बस बैठे वेट ही कर रहे थे कि शायद कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए। 8 बजे न्यूज़ आई कि नचिकेता ने रिजेक्ट किया था, उसलिए गए थे अजय। 8 बजे न्यूज़ आई कि एक है और A1 इज़ नो मोर। अब ये नहीं पता था कि कौन है और कौन नहीं है। फिर 8:30 बजे तक कंफर्म हो गया था, दे सेड कि आहूजा इज़ नो मोर। वैसे इंडियन एयरफोर्स का प्लान तो ये भी था कि LOC को क्रॉस करके पाकिस्तान में जाकर वहाँ कुछ टारगेट्स पे बॉम्ब गिराएं, पर अटल बिहारी वाजपेयी इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने साफ साफ ऑर्डर दिया था कि LOC को क्रॉस नहीं करना है। पर इस फैसले के पीछे अटल बिहारी वाजपेयी की सोच थी कि इस वॉर को डिफेंसिव वॉर की तरह लड़ा जाए, एंड उनकी सोच टेक्निकली सही भी थी, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर ही सवाल उठेगा, क्योंकि उसने ही घुसपैठ करी थी। फिलहाल नियंत्रण रेखा को पार करके जाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की नॉर्दर्न इन्फेंट्री ने ही ये कब्जा किया था, तो पाकिस्तान को ही दोषी माना जाएगा। और ये विजन काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, बिकॉज अगले कुछ हफ्तों में ही यूरोपियन यूनियन, आसियान कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स और G8 कंट्रीज ने इंडिया को इस कारगिल वॉर में सपोर्ट किया। US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ पर प्रेशर बनाया कि वो अपने सोल्जर्स को वापस ले लें। पर जैसा कि आपको पहले बताया था कि इस पूरे सिनेरियो में नवाज शरीफ का दोष 10 से 20% था, बाकी मेन विलन पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ नहीं, बल्कि पाकिस्तानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, जिसने कारगिल हारने के कुछ महीने बाद ही नवाज शरीफ को हटाकर पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाकर कब्जा भी कर लिया था। वज़ीर आज़म उस वक्त के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, उनकी मंजूरी ली गई थी। ना देखें, वजीर आजम छोड़े, आर्मी चीफ जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे उधर की एक्टिव लाइन ऑफ कंट्रोल थी, रोजाना फायरिंग हो रही होती थी, रोजाना उधर सियाचिन में एक्शन हो रहे होते थे, ये चल रहे थे। कोई परमिशन अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस उसकी परमिशन ली जाती है। ऐसे नहीं कि हर चीज की प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर तो नहीं, हर चीज की तो आर्मी चीफ से भी परमिशन ली जाती है, नहीं ली जाती है। लोकलाइज्ड अफेयर है तो का ख्याल ये है कि ये इतना अहम नहीं था, इसलिए वज़ीर आज़म की मंजूरी दरकार नहीं थी। भाई आप बातों को डिस्टॉर्ट ना करें ना, इसमें कोई जरूरत नहीं है किसी की परमिशन लेने की, ठीक है जी। पर मजे की बात हुई 24 जून को, जब 2 जैगुआर रेकी पर निकले थे। आगे के पायलट जूनियर थे और पीछे के सीनियर AK सिंह जी। तो आगे वाले पायलट ने देखा कि गुलटारा एरिया के अराउंड एक बड़ा सा आर्मी कैंप नज़र आ रहा है, जहाँ काफ़ी हलचल हो रही है। उन्होंने ये नोटिस करते ही अपनी मिसाइल उस टारगेट पे लॉक कर दी। उसके बाद उन्होंने अपने सीनियर जो कि पीछे थे उनसे परमिशन मांगी। तो सीनियर ने कहा, पहले कंफर्म करो कि ये LOC के इधर साइड है या उधर साइड है। तो जूनियर ने कहा कि ये पाकिस्तान वाला एरिया है। तो सीनियर ने परमिशन डिनाई कर दी। उन्होंने कहा, दिल्ली से सख्त मनाही है कि पाकिस्तान में कोई भी अटैक नहीं होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी का ये फैसला इसलिए भी सही साबित हुआ बिकॉज उस जूनियर पायलट ने गुलटारा के जिस रेंज में टारगेट को लॉक किया था, उसी कैंप में पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ और पाकिस्तानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ दोनों थे। अगर बाई चांस वो मिसाइल चल जाती तो ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहता। बिकॉज आप सोच सकते हैं, जब एक छोटी सी कंट्री ऑस्ट्रिया के एक प्रिंस के मर्डर से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो सकता है, तो ये तो काफ़ी बड़ी बात थी। So this incident which we're talking about happened on June 24th, 1999. Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif and his army chief General Pervez Musharraf were visiting a Pakistani military post on the line of control. The post is called Gulteri. It is 9 kilometers from the line of control on the Pakistani side, and it is opposite our post called Dras post in the Dras sector. The Pakistani Prime Minister had gone there. That was his first visit to the line of control during the Kargil war. He had gone there to speak to the soldiers and encourage them and motivate them to fight. What happened is something which has never come out earlier. On 24th June at around 8:45, 2 Jaguar aircraft of the Indian Air Force were flying in the area. The leading Jaguar aircraft, its pilot actually lased onto Gulteri.
He probably did not know that he had crossed over the line of control and gone on to the other side. He lased on to Gulteri. That means Gulteri base, when Nawaz Sharif and Musharraf were there, were in the crosshairs of the first aircraft. It was designated as a target, locked on as a target, and the second aircraft was ready to fire its bomb. But then the first pilot spoke to, at that time, Air Commodore A.K. Singh, who was also in air at that time, in another Jaguar aircraft, and told him, sir, I have a big military base in my crosshairs. I'm going to bomb it down. I can see a lot of men. A.K. Singh told him to stop and wait for a moment, and asked him where was he. Was he on this side of the river, on the other side of the river? When this leading pilot told A.K. Singh that he was close to a river, A.K. Singh guessed that it was Gulteri. He told him not to fire there. Also, A.K. Singh knew this pilot from his younger days, and A.K. Singh knew that this guy was impetuous. Thus, this bomb was actually dropped on the Indian side of the line of control. This was a very, very close shave for Prime Minister Nawaz Sharif and General Pervez Musharraf. Imagine if at the height of Kargil war, Nawaz Sharif and Pervez Musharraf were taken out by an Indian Air Force laser-guided bomb. What would have meant for India and Pakistan, two nuclear-armed countries at the thick of war, and a Prime Minister and an Army Chief being taken out by the Indian force. It was that close a shave. इंडियन नेवी ने भी कारगिल में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। उनके ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इंडियन नेवी की सदर्न नेवल कमांड और वेस्टर्न नेवल कमांड ने पाकिस्तानी कमर्शियल रूट को ब्लॉक कर दिया, जिससे पाकिस्तान की कमर्शियल शिप्स ने उस रूट से जाने से मना कर दिया। हालत ये हो गई कि पाकिस्तान के पास पेट्रोल की शॉर्टेज होने लगी और एक टाइम पर तो बस कुछ दिनों का ही पेट्रोल बचा। इंडियन आर्मी का बैटल ऑफ तोलोलिंग इस कारगिल की लड़ाई का टर्निंग पॉइंट बन गया। तोलोलिंग नाम की पहाड़ी, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी, क्योंकि ऊपर से पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जो फायरिंग कर रहे थे, तो इंडियन सोल्जर्स सिर्फ खराब वेदर और मूनलेस नाइट में ही चढ़ाई कर पा रहे थे, बिकॉज जब चंद्रमा नहीं निकलता था तो कम रोशनी होती थी, जिस वजह से दुश्मन को मूवमेंट का अंदाज़ा नहीं हो पाता था। इस चढ़ाई के बारे में कैप्टन अजीत सिंह बताते हैं कि 1 ग्राम एक्स्ट्रा कैरी करना भी एक्स्ट्रा लोड बन जाता था। ऐसे में जब ऑप्शन मिला कि या तो 2 किलोग्राम राशन ले जाओ या 100 बुलेट्स ले जाओ, तो कैप्टन अजीत ने बुलेट्स को चुना और 3 दिन तक वो बिना कुछ खाए सिर्फ सिगरेट पीकर सरवाइव किए। मेजर राकेश अधिकारी भी अपनी कंपनी के साथ इस टोलोलिंग की पहाड़ी पर चढ़े, पर ये टॉप से जब 15 मीटर की दूरी पर थे, इंट्रूडर्स ने इन्हें देख लिया और फायरिंग करने लगे। मेजर अधिकारी और उनके साथ 2 सोल्जर्स वहीं शहीद हो गए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। कंपनी के बाकी सोल्जर्स को हैवी फायरिंग की वजह से वहीं पहाड़ से पीछे लौटना पड़ा, पर अब वो बीच में फंस गए थे, क्योंकि ये 15,000 फीट बेस से ऊपर थे और 1,000 फीट टॉप से नीचे। ये सोल्जर्स पत्थरों में छुप गए, पर जैसे ही इनमें ज़रा सा भी मूवमेंट होता, ऊपर से पाकिस्तानी आर्मी फायरिंग चालू कर देती। एक टाइम बाद तो इनके पास ग्रेनेड्स भी खत्म हो गए थे। इंडियन आर्मी के कर्नल रविंद्रनाथ ने 90 सोल्जर्स चुने, जिन्हें इस पहाड़ पे जाकर फंसे हुए सोल्जर्स की हेल्प करना था और इस पहाड़ को वापस से रिकैप्चर करना था। 12 जून रात 8 बजे तक ये अपने फंसे हुए सोल्जर्स के पास पहुंच गए। उसके बाद कर्नल रविंद्रनाथ ने अपने सोल्जर्स से कहा, आई हैव गिवन यू वॉट यू वॉन्टेड, नाउ यू हैव टू गिव मी वॉट आई वॉन्ट। उनमें और ऊपर बैठी पाकिस्तानी आर्मी में 4 घंटे तक हैवी फायरिंग चली। 10,000 से ज़्यादा शेल्स और 120 से ज़्यादा आर्टिलरी गन फायर हुई। इतनी गोलीबारी होने की वजह से बाद में इस बंकर का नाम बर्बाद बंकर रख दिया गया। उसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग सोल्जर्स को 3 टीम में डिवाइड किया गया। अर्जुन, भीम, अभिमन्यु। पहली टीम सामने से अटैक करेगी, दूसरी टीम पीछे से जाएगी और तीसरी टीम कवर फायर देगी। दुश्मनों को पीछे से मेजर विवेक गुप्ता के सोल्जर्स ने अटैक किया। यहाँ हैंड टू हैंड बैटल में मेजर विवेक गुप्ता
और 6 जवान शहीद हो गए, लेकिन बाद में सक्सेसफुली इस टोलो लिंक को रिकैप्चर कर लिया गया। अब टोलो लिंक से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पॉइंट 5140 था। ये पॉइंट 17,000 की फीट पर था और ये टोलो लिंक से भी ऊंचा था। इस पॉइंट को कैप्चर करने का टास्क असाइन हुआ लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को, जिन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए जो 2 अलग अलग डायरेक्शन से इस पहाड़ पर चढ़े। एक ग्रुप था अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल, दूसरा ग्रुप लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम शेरशाह था। दोनों से अपना अपना सक्सेस सिग्नल चूज करने को कहा गया। तो लेफ्टिनेंट संजीव का सिग्नल था ओ या और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने चूज किया ये दिल मांगे मोर। दोनों ग्रुप सक्सेसफुल रहे इस मिशन में। इन दोनों ही ग्रुप में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। यहाँ लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को प्रमोट करके कैप्टन की रैंक दी गई। Company's success signal was ये दिल मांगे मोर. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. They were on the same frequency which were we on our radio sets, and one of the Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said me my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge, and my guys they went wild. Okay, how dare a Pakistani troop can challenge us. अब एक अगली पहाड़ी टाइगर हिल की बारी थी। इंडियन आर्मी ने चालाकी से एक साइड चुनी पहाड़ चढ़ने की और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स के सहारे 3 और 4 जुलाई के बीच की रात 22 बहादुर जवानों ने इस मिशन को फॉलो किया। इनमें से एक थे 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। ये बाकी सैनिकों के साथ इस पहाड़ के आधे ऊपर ही पहुंचे थे कि दुश्मन को इनके बारे में पता चल गया। फिर ऊपर से मशीन गन और इवन रॉकेट भी चलाए गए। प्लेटून कमांडर के साथ 2 लोग शहीद हो गए, लेकिन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह लगातार चढ़ते रहे। ऊपर से सिर्फ 60 फीट दूर थे ये जब इन पर ऊपर से 3 गोली लगी, पैरों में और कंधों में। लेकिन 3 गोली लगने के बाद भी ये रुके नहीं। ऊपर पहुंचे, ग्रेनेड फेंका और 4 दुश्मन मार गिराए। इन्होंने बाकी सोल्जर्स के साथ मिलकर दूसरे बंकर्स पे भी अटैक किया और ये मिशन सक्सेसफुल हुआ। बाद में योगेंद्र सिंह यादव को ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का टाइटल मिला। Gallantry Award, the Paramveer Chakra, for valor and courage in the Kargil War. What you heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. At the moment we are firing 2 of the 40. They can fire 40. At the moment we are running for cover. We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything. There was another shell. Careful. Now we really are going into the bunker. I just hope so, sir. कोई गिर गया तो nothing is going to be left here. Hello, listen Shivnath, I'm calling from a bunker. I can't speak. Quickly take down the details. ये संडो हुआ है सर. We launched multi-barrel rocket launcher attack in addition to the direct firing by Bofors guns. Yeah. Oh my God. Hello. It's the pattern of firing which the Pakis are firing. You can't hear any small arms, and our RTA is also stopped. That means we're gone in, and whatever we're firing is going beyond the Tiger Hill. That means our troops are there on top. 300, 400 तो नहीं होगा. नहीं. Cheers. Cheers to Tiger and to the press. After 11 hours of near continuous fighting and heavy exchange of fire, Tiger Hills finally looks like it belongs to India once again. And with this recovery, the Indian troops hope to regain control of the Dras sector almost immediately. It truly is the dawn of a new day. With Ajmal Jami, Barkhat. अब धीरे धीरे बाकी मिशंस भी सक्सेस हो रहे थे हिल्स को रिकैप्चर करने के। इनमें से एक था .4875। इस मिशन के लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा आगे आए
8 जुलाई की सुबह लगभग जब मिशन कंप्लीट ही होने वाला था, कैप्टन विक्रम बत्रा एक घायल लेफ्टिनेंट को रेस्क्यू करने के लिए बंकर से बाहर आए। पीछे भागते हुए दुश्मनों में से किसी ने एक गोली कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने में मार दी एंड अनफॉर्चुनेटली कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। आज के दिन पॉइंट 4875 को जाना जाता है बत्रा पॉइंट के नाम से। ऑपरेशन विजय के दौरान 20 जून 1999 को डेल्टा कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 5140 पर आक्रमण करने का दायित्व सौंपा गया। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से उस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उसके मारक दूरी के भीतर तक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की गुत्थम गुत्था लड़ाई में उनमें से 4 को मार डाला। 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 के पास एक अन्य सैन्य कार्रवाई में उनकी कंपनी को ऊंचाई पर एक ऐसी संकरी चोटी से दुश्मन के सफाये का कार्य सौंपा गया था जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी और जिसके एकमात्र रास्ते की शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। कार्रवाई को शीघ्र पूरा करने के लिए कैप्टन बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से शत्रु ठिकानों पर आक्रमण कर दिया और आमने सामने की भीषण गुत्थम गुत्था लड़ाई में अत्यंत निकट से 5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद वो रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके, जिससे उस ठिकाने पर शत्रु का सफाया हो गया। अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए और सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्र करके आक्रमण के लिए प्रेरित किया और दुश्मन की भारी गोलाबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य कार्य को पूरा कर दिखाया। किंतु जख्मों के कारण यह अवसर वीर गति को प्राप्त हुआ। उनके निडरतापूर्ण कार्य से प्रेरित उनके साथी जवान प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पर टूट पड़े और शत्रु का सफाया करते हुए पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्तिगत वीरता और उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता श्री गिरधारी लाल बत्रा। श्री गिरधारी लाल दत्ता, father of Sri Girdhari Lal Batra, father of late Captain Vikram Batra, receiving the Paramveer Chakra for the sacrifice. इसके बाद 11 जुलाई से पाकिस्तानी आर्मी ने अपने सोल्जर्स विड्रॉ करना शुरू किया। 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस ऑपरेशन विजय को सक्सेस घोषित किया। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं, करो 200 समझौते। और फाइनली 26 जुलाई को कारगिल की जंग ऑफिशियली खत्म हो गई और इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जंग तो हमने जीती, पर किस कीमत पर? सैकड़ों घरों को उजाड़कर, अपने सैकड़ों वीर जवानों को खोकर। हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। हमारे जवान इसलिए शहीद नहीं हुए कि हम आपस में लड़ें या बाहर निकलकर गालियां दें या लोगों को मारें पीटें, बल्कि इसलिए कि हम सब मिलकर एक अच्छा और पढ़ा लिखा देश बना सकें जो पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हो। क्योंकि जैसे हमारे लेफ़्ट या राइट हैंड में से आप कोई सा भी काटो, दर्द हमें ही होगा। इसी तरह से भारत का एक वर्ग परेशान हो या दूसरा, फ़र्क भारत को ही पड़ेगा। अपने सेल्फिश नेचर को अगर हम साइड में रखकर भारत की ग्रोथ पर काम करें, सब एक साथ मिलकर, तो आई बेट दैट इंडिया विल बी द बेस्ट नेशन नोन टू द वर्ल्ड। Thank you. If you liked the effort, kindly press the like button. And if you want to share this informative content with someone else, then share the video and subscribe the channel to stay connected.
This was Prabhav signing off. अगर अच्छा होता तो 3 दिन तक एक जख्मी कैसे नहीं ले जा सकते। लड़ाई करना जानते हैं सर, जख्मी ले जाना, डेड बॉडी ले जाना नहीं जानते।